अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। 2 रोज़ पहले पीआईबी कॉलोनी में रेंजर्स ने डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के घर के बाहर मुहासरा किया और इसके बाद एहतजाजन एमक्यूएम ने स्ट्राइक की कॉल भी दी। अब दो अलग अलग बातें यहाँ पे चल रही हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के घर पे ही आने चाहती थी रेंजर्स, या जैसे कि हमने एक वर्जन पढ़ा था और ये डॉन ने रिपोर्ट भी किया था, जो क्लैरिफिकेशन थी रेंजर्स की जानिब से कि हम डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के घर पे नहीं आना चाह रहे थे, हम उस इलाके में कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए आए थे। तो इस पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से। अमूमन आप इनको हमारे स्टूडियोज में देखते हैं, लेकिन क्योंकि खबर इनके घर के बाहर बनी थी, इसलिए आज हम इनके घर पर ही पहुंचे हैं और इनसे इनके घर पर ही बात करेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, ये क्या मामला क्या है? कल जब रेंजर्स आई थी तो आपके घर पर आई थी, या बाद में हमने क्लैरिफिकेशंस भी पढ़ी अखबारात में कि उस मोहल्ले में कुछ क्रिमिनल्स थे, उनको पकड़ने के लिए आए थे? देखिए, 2 रोज़ पहले रेंजर्स मेरे घर पर आई थी, मेरे घर का मुहासरा किया था। और सिर्फ मेरे घर का मुहासरा नहीं किया, बल्कि मेरे घर के अतराफ़ में मैं समझता हूँ कि दर्जनों घरों का भी मुहासरा था वो। और लोगों को नमाज ईशा और तरावी के लिए जाने से भी रोका गया। जो लोग शहर का सामान लेने बाहर गए थे, शहरी का सामान लेने, उन्हें वापस आने से रोका गया और 1.5 घंटे तक वो मुहासरा रहा। और मेरे घर के सीसीटीवी कैमरों से बिल्कुल ये बात आपके सामने वाज़े हो जाएगी, जो रिकॉर्डिंग हुई है, जब तक कि उन्होंने वो मेन कैमरा उसका एंगल चेंज नहीं कर दिया। तो आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि बिल्कुल मेरे घर के बाहर ही खड़े थे, मेरी गाड़ी भी उसमें आपको नज़र आएगी। और जब कैमरा उन्होंने टिल्ट कर दिया तो उसके बाद जिस तरह मेरे दरवाज़े पर उन्होंने ताबड़तोड़ ईंटों से या पत्थरों से और जो बंदूक की जो बटें होती हैं उससे जिस तरह मेरे दरवाज़े को पीटना शुरू किया है, मेरी वाइफ बार बार आके उनसे पूछती थी कि आप किस लिए आए हैं, किन से मिलना चाहते हैं और आपका मकसद क्या है, मुझे बता दें, मैं बिल्कुल हम आपके साथ ताउन करेंगे। लेकिन उनका लहजा शुरू से ही बड़ा तहकमाना था, बड़ा रोबदार था। और वो कह रहे थे कि हम अंदर भी घुस के आ सकते हैं। वो शायद मेरी वाइफ भी आपको कुछ बता देंगी। तो आप तो बड़े सीनियर रहनुमा एमक्यूएम के, आप अगर जाते उनसे बात करने के लिए बाहर, तो मेरे ख्याल से अगर आपको तो आप तो मतलूब शख्स नहीं थे। बाद में उन्होंने बताया भी, रेंजर्स के ज़राए बताते हैं कि आपके एमपी कामरान जो है वो शायद वो मतलूब शख्सियात थी जिनको वो लेने आए थे। तो आप उनसे बात नहीं की आपने बाहर आके रेंजर्स से कि क्या ये मामला क्या है सारा? मुझे नहीं मालूम कि रेंजर के किस लेवल के ऑफिसर को ये ऑपरेशन की निगरानी दी गई थी। मेरा राब्ता डीजी रेंजर से रहा है और वो कभी मुझे फ़ोन कॉल करते हैं तो मैं आई एम जस्ट 1 फ़ोन कॉल अवे, और इसी तरह मैं करता हूँ, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। 1.5 घंटे तक वो मेरी कांटेक्ट करने के बावजूद लाइन पर नहीं आए। उनके कोई सबॉर्डिनेट थे, ऑपरेटर थे, उनसे मेरी बात हुई। मैंने मैसेज छोड़ा, मैंने कहा मेरे घर के बाहर मुहासरा है, रेंजर्स हैं, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ। अगर मेरी गिरफ्तारी मतलब है, मुझे कह दें डीजी साहब कि हाँ आप आ जाइए तो मैं आ जाऊँगा। यानी मेरे घर पे आ रहे हैं और मेरी वाइफ से कह रहे हैं किसी भी मर्द को भेज दें। तो इसका मतलब है कि वो आए क्यों, पहले मुझे तो उसकी वजह तो मालूम हो। मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ना करे मैं किसी क्राइम की सरपरस्ती करता हूँ, किसी क्रिमिनल को छुपाता हूँ तो मुझे बख्श दिया जाए। लेकिन कम अज़ कम मेरे उनके आपस की बातचीत का जो पस मंज़र है, एक हमारे दरमियान एक ताल्लुक़ है, उसमें मैं ये ट्रीटमेंट डिजर्व करता तो था। कोई ऐसे लोग थे आपके साथ उस वक्त घर में जो कि मुमकिन तौर पे मतलूब हो, कोई ऐसी चीज़? देखिए, मुमकिन तौर पे तो आज मैं गैर मतलूब हूँ, कल मैं मतलूब हो जाऊँ, तो असल में सिलसिला यही चल रहा है। सारी बात मैं इसी चीज़ को एक्सपोज करना चाहता था कि अब तक जो लोग मतलूब नहीं है, कामरान फारूक का अगर अब नाम आ रहा है तो कामरान फारूक हफ्ता सफाई के बाद मतलूब होना शुरू हो गए। उस इलाके में एक MP वाहिद वो था जो काम कर रहा था, जो लोगों से रब्ता कर रहा था, और अचानक वो मतलूब हो गया। और 2 साल से हम इतनी मरतबा हमने मुलाकातें की डीजी रेंजर साहब से, हम मिलते रहे, उसमें नहीं, ये 1-1.5 माह से वो एकदम। तो कामरान फारूक उस वक्त आपके साथ थे क्या घर में? कहाँ? आपके घर में मौजूद थे? नहीं, मेरे घर नहीं थे आपके घर में? बिल्कुल मेरे घर नहीं थे। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो मेरे घर थे और मैं झूठ बोलूँ, ये कोई नहीं। और ऐसा मुहासरा था, इसीलिए मैंने उस जब चैनल पे बात कर रहा था, मैंने कहा मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मुझे मालूम हो जाए किसके लिए आए हैं। मेरे लिए आए तो मैं अपना बैग तैयार कर लूँ कपड़ों का, 1-2 कपड़े रख लेता और मैं दवाइयाँ अपनी रख लेता। डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं। और दूसरा कोई और भी था, उसका नाम पता चल जाता। तो मैं सिर्फ चाहता था कि 2 मीडिया के कैमरे भी अंदर आ जाएं और वो सब देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, वो अपने क्रेडेंशियल्स को खुद वेरीफाई कर लें कि उनकी रिपोर्टें कितनी ज़्यादा झूठी
और बहुत कम उसमें कहीं पर कोई ये आप सच्चाई ये तो आप होती है। ठीक कह रहे हैं कि कैमरास को दूर तक रोक दिया गया था। और जब पार्लियामेंटेरियन आप होते हैं, चाहे नेशनल असेंबली के रुकन हो या सूबाई असेंबली के, तो एक प्रोसीजर है। कामरान फारूक के हवाले से तो ये कहा गया है ना कि उनके लिए तो सिंध असेंबली के स्पीकर को भी दरख्वास्त दी है, उनको नोटिफिकेशन दे दिया है उनको कि हम इस शख्स से बातचीत करना चाहते हैं। कामरान फारूक जहाँ भी हैं उससे बातचीत करना चाहते हैं, वो खुद पेश नहीं हो रहा। उसको जो स्पीकर का वो मरासला मिला नहीं मिला कि भाई ये रेंजर्स के लोग चाहते हैं, तो ये मेरे इल्म में नहीं है सारी बात। तो है कहाँ मेरा उससे 2-2.5 महीने से मेरा कोई राब्ता नहीं है। सिंध असेंबली के स्पीकर भी इस चीज़ को क्लैरिफाई कर चुके हैं और इस चीज़ पे तस्दीक कर चुके हैं कि हाँ, हमें रेंजर्स की तरफ से ये मिला था नोटिस। लेकिन स्पीकर सिंध असेंबली में ये नहीं बताया कि मैंने ये हुज्जत पूरी की कि आखिर क्यों एक MPA वांटेड हो गया। कल तक नहीं था। कोई बैकग्राउंड है? ये स्पीकर का मर्तबा है और उससे पूछना चाहिए। आपको नहीं पता कि क्यों वांटेड है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमने कई बार कोशिश की है कि मालूम करें। आपका राब्ता है DG रेंजर्स बिलाल अकबर से, तो आपने पूछा कि क्यों मतलूब है हमारी MPA? बहुत पूछा, बार बार पूछा, लेकिन ये बिल्कुल कोई वजह नहीं बताई गई। कल क्योंकि कामरान खान साहब के प्रोग्राम पर आप भी थे, तो दुनिया TV ने और कामरान खान साहब ने ये कहा कि DG रेंजर्स से उनकी बात हुई है और DG रेंजर्स ने उनको ये बताया है कि हमने MQM को डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को बता चुके हैं कि क्यों कामरान फारूक मतलूब है, किस वजह से वो मतलूब है, ये DG रेंजर्स आपको बता चुके हैं। ये कल उन्होंने कहा है उनको, और इस चीज को कामरान खान साहब ने अपने प्रोग्राम में हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसकी सख्त तरीन अल्फाज में कैटेगरिकली तरदीद करता हूँ। मैं किसकी बात मानूं? मैं आपकी बात मानूं या कामरान खान साहब जो DG रेंजर्स को कोट कर रहे हैं, मैं उनकी बात ऐसा करें कि आप और कामरान खान दोनों DG रेंजर्स के पास चले जाएं और आप मालूम करके बता दें कि वो किन चीज़ों में मतलूब है और क्यों उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं। वरना जिसके लिए भी कहा है हमने कभी मना नहीं किया। और पहली बात ये कि अगर कामरान फारूक भी मेरे राब्ते में और मुझे मालूम हो कि उसको इन चीज़ों के लिए वो कुछ चीज़ों के लिए इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो मैं खुद कामरान फारूक को तैयार कर दूंगा। कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि कामरान खान साहब ने जो कोट किया है DG रेंजर्स को, उनकी उनसे बात हुई, वो गलत है। ऐसा कोई नहीं है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। कामरान फारूक ये जरूर कहा गया कि वो उनसे बात करना चाहते हैं, ये जरूर कहा गया, ठीक है। लेकिन उस वक्त तक कामरान फारूक हमारे राब्ते में नहीं है। ठीक है। और किन इश्यूज की वजह से उनको मतलूब शख्स डिक्लेयर किया, ये भी आपको नहीं बताया गया। हैदर अब्बास रिजवी भाई के बारे में टिप दी गई थी, कंवर नवीद भाई के बारे में टिप दी गई थी, इसी तरीके से 2-3 और लोग हैं उनके बारे में भी टिप दी गई थी और हमने बिल्कुल ताउन किया। स्ट्रैटेजी बैकफायर कर गई परसों जब वो आए थे, वापस क्यों चले गए फिर? देखिए, ये तो आपका क्या ख्याल है? मेरी ख्वाहिश ये थी कि कामरान फारूक के कोई भी हो, अगर कोई क्रिमिनल, अगर वो समझते हैं कि है या क्रिमिनल चीज़ों में मुलव्विस है, मतलूब हैं और वो उसको गिरफ्तारी को लाजमी समझते हैं जी, बहुत आसान काम था। एक लूज सा मुहासरा दे देते, 2 आदमी मेरी गली के इस कोने पे, 2 इस कोने पे और पिछली गली के भी, ये कर देते और मुझे उसी वक्त खुर्रम शहजाद साहब का या जनरल बिलाल अकबर का फ़ोन आ जाता और वो कहते कि देखें, हम आपके लिए नहीं आए, लेकिन हमें है कि शायद वहाँ कामरान फारूक हैं। सही। अब अगर है तो आप इसमें ताउन कर दीजिए, अपने घर की तलाशी दे दीजिए, इसमें कोई किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस भी रहेगा और आपने पहले भी ताउन किया है, तो मेरे ख्याल में फबे। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि अगर वो मेरी बात को मानते और मैंने कैमरे पे चैनल पे ऑफ़र की थी, 2 कैमरामैन को अंदर आने देते ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। ये आपका शिकवा कि आप इतने सीनियर लीडर हैं, आप कनेक्टेड भी हैं उन लोगों से, और इस तरीके से आपके घर पे आना और आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपका दरवाज़ा बजाया गया और ठोका गया दरवाजे को, तो वो तो ठीक है, समझ आती है बात गलत। लेकिन अगर आपको पहले से ही कहा हुआ है कि एक शख्स मतलूब है, आप पार्टी के इतने सीनियर रहनुमा है, आप नहीं ढूंढ सके 2 महीने से उनको, आपका कोई राब्ता नहीं हो रहा और वो आपसे कह रहे हैं कि हाँ हमें शख्स से सवालात कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप तो बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हम तो अपनी सफ़ों को साफ करते हैं, अगर कोई ऐसा शख्स हो तो देना उनको, फिर वो कह रहे हैं सवालात। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ बता दें कि इसका पस मंज़र क्या है। एक तो मैंने ये कहा है, फिर मैं कोशिश किसी तरीके से ज़रूर करूँगा, मुझे कोई इस पर एतराज़ नहीं। और हमने शहजाद इकबाल एज ऑफ टुडे मना नहीं किया कि कामरान फारूक को हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सामने ले आए, मना नहीं। आपकी पार्टी से कहां से गायब हो गया? मतलब आप तो पत्ते पत्ते पे नजर रखते हैं, कहां गायब हो गया? आपकी पार्टी का इलेक्टेड MP है। शहजाद इकबाल, मेरी पार्टी की इस परफॉर्मेंस ही पे पूरा प्रोग्राम आपको निकालना तो बेशक निकाल दें। मेरा जवाब ये रहेगा, मैं इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं हूँ, ठीक है, मुझे इंटेलिजेंस एजेंसी का ताउन चाहिए। क्योंकि आप हमेशा कहते थे कि रेंजर्स हमें बताएं, अभी भी आप ये कह रहे हैं कि कौन हमारा शख्स चाहिए, हम खुद उसको जो है सामने रखेंगे। तो इस वक्त तो आपसे 1-2 महीने से कह रहे हैं ना कि ये शख्स मतलूब है, दे दें हमें। नहीं, तो ये मामला ही नहीं होता फिर। नहीं, ये मेरा नहीं, आपका भी सवाल होना चाहिए। और ये क्यूरियोसिटी आपको क्यों स्ट्राइक नहीं करती? ये तजस्सुस, क्या अनवांटेड आदमी अचानक वांटेड हो जाता है। एक आदमी नया भी इंडक्ट किया जाए, अच्छा काम कर रहा है,
लोगों से रब्ता कर रहा है, हफ्ता सफाई मुहिम में हिस्सा ले रहा है, वो वांटेड हो जाता है। नैयर रजा जैसा पढ़ा लिखा, ये तो उस वक्त पता चलेगा बाद में कि क्या उनके पास शवाहिद क्यों है, क्या है, वो जब होगा तो पता चलेगा। अच्छा, तो फिर एक निगरान कमेटी बना दे कम से कम। ये आपका मुतालबा शुरू से है। मैं मजाज नहीं हूँ, उस पर एतबार नहीं कर रहे, मुझे उस निगरान कमेटी में रख लें। अगर चले मैं पार्टी हूँ, मैं फरीक हूँ, तो एक इंडिपेंडेंट लोगों की हो, कोई तो अथॉरिटी हो। जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था तो उस वक्त भी कहा गया था कि ये होगी। फिर मेरी इस बात को कैसे रद्द करेंगे कि ये सियासी एजेंडे के लिए सारी चीजें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मकसद के हल के लिए एमक्यूएम को कमजोर करने, दीवार से लगाने, उसको तकसीम करने, और खास तौर पर ये तेजी आई है खयाबाने शहर में जब से लोग आकर आबाद हुए, उसके बाद इन सारी चीजों में तेजी आई है। उसके बाद कामरान फारूक मतलूब हुए। ऑपरेशन तो उससे पहले से तेज था, और ये शिकवा तो आप उनके आने से पहले भी कर रहे थे कि हमारे लोगों को दीवार से लगाया जा रहा है, हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा है। 4 महीने तक चुप थे हम, नवंबर दिसंबर 2015 इलेक्शन हो रहे थे ना, इलेक्शन में आप कहाँ चुप थे सर? आपने बल्दियाती इलेक्शन से पहले भी ये कहा, आपने जो बाई इलेक्शंस हुए थे उससे पहले भी ये कहा कि हमें जो है दीवार से लगाया जा रहा है, हराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे कहने में कोई जबरी गुमशुदगी और ये वाले इशूज़ नहीं थे। हाँ, हमारे अगर सियासी दफातर पर, उम्मीदवारों के दफातर पर कहीं हुआ तो वो तो हमें ज़ाहिर है कि एक बात को हाईलाइट तो करना है। अच्छा, लेकिन मेरा सिर्फ कहना ये है कि अगर नवंबर दिसंबर में चीज़ें बेहतरी की तरफ गई थी, जनवरी फरवरी तो इलेक्शन के बहुत बाद है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हो रही, लेकिन कोई उठ के थोड़ा सा हमें इस मामले में भी सपोर्ट करेगा। 6 माह हो गए बल्दियाती इंतखाबात को, अब तक मेयर के इंतखाब का मरहला मुकम्मल नहीं हुआ, अब तक मुंतखब काउंसिलें फाल और एक्टिवेट नहीं हुई है। पंजाब में भी यही मसला है, वहाँ इलेक्शन यहाँ से पहले हुआ है। ये गलत है, मैं इसको इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, गलत है, वहाँ पे भी गलत है और यहाँ पे भी गलत है, लेकिन आइसोलेटेड केस नहीं है ये। अच्छा, लेकिन शहजाद इकबाल, अगर मैं थोड़ा सा फ़र्क बता दूँ कि पंजाब में फ़र्ज़ करें अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो वज़ीर आला पंजाब डी फैक्टो लाहौर का और बाकी शहरों का वो मेयर होता है, और वहाँ कचरे का ये हाल। आप ठीक कह रहे हैं, लाहौर और कराची का कंपैरिजन कर लें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। वहाँ का वज़ीर आला ओनरशिप देता है और यहाँ का वज़ीर आला, आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब कॉम्पिटेंट है और यहाँ के वज़ीर आला इनकॉम्पिटेंट है। यहाँ का वज़ीर आला इनकॉम्पिटेंट ही नहीं है, बल्कि उसकी पॉलिसियाँ मुतासिबाना है। मैं खुल के कह रहा हूँ, उसकी पॉलिसियाँ इतनी तंग नज़री पर मबनी है कि पानी मांगना भी अब जुर्म करार दे दिया। मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन हमने 3 रोज़ पहले वहाँ पर एक मुजाहरा किया था, तो उसकी पादाश में हमारे खिलाफ मुकदमा बन गया, जब्कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो डेरोगेटरी हो। मुहासरा किया था आप लोगों ने चीफ मिनिस्टर हाउस का, चीफ मिनिस्टर तो खुद कंटेनर बड़े बड़े लगा के वहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट करके उन तक तो किसी परिंदे का पहुंचना भी माहौल है। मैं आपकी एक बात से इख्तलाफ करता हूँ, आप कह रहे हैं वो बड़ा तंग नज़र है, मुतासिब होकर फैसले करते हैं चीफ मिनिस्टर साहब, तो ये मैं इसलिए आपकी बात से डिसएग्री करता हूँ। ना वो कराची में काम करते हैं, ना सिंध के किसी और शहर में काम करते हैं, तो मुतासिब तो नहीं हो सकते, इनकॉम्पिटेंट हो सकते हैं, जो आपने बात कही। देखिए, मैं तो जाहिर है कि रिसीविंग एंड पर हूँ ना जी, मैं क्या कहूँगा, इनकॉम्पिटेंट है, लेकिन बहुत सारे मामला ज़मीनों के हों, बहुत सारी और समरीज हों, वो दोपहर को आई और शाम को निकल गई समरी। K4 8 साल से पिंग पोंग है मरकज़ और सूबे के दरमियान, सिटी में किसी की ओनरशिप नहीं, मुंतखब काउंसिल को काम। यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है ये 3rd टियर का होना, पंजाब में भी होना ज़रूरी है, और 5 सालों में हम परफॉर्म इनकी वजह से नहीं कर सके तो हम उसका इतराफ़ भी करते हैं, और हमने आना जाना लगा रखा था हुकूमत में, हम अपनी इस गलती का भी इतराफ़ करते हैं, और वजह तौर पर उसकी सज़ा कहें, उसके नतीजे के तौर पर PTI का यहाँ वोट बैंक कायम हुआ, हम उसका भी एतराफ़ करते हैं। 2013 के इलेक्शन में हमें थोड़ा सा अवाम ने ये भी बताया कि वो किसी और को भी वोट डाल सकते हैं, हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड एतराफ़ है। ये आप लोगों ने इसकी सेल्फ असेसमेंट किया है, और उसके बाद खयाबान शहर वाले तो आराम से दुबई चले गए, वो हमारे साथ रह के सोल सर्चिंग करके ठीक करते। हमने चीज़ों को ठीक किया, हमने रिकवर किया। पहले 3 वोट हमारे, PTI का 1 वोट था 2013 में, और 2015 के बल्दियाती इलेक्शन में हमारे 14 वोट, PTI का 1 वोट है, तो ये हमारी रिकवरी है। दूसरे इशू पर जाने से पहले, कल जो मुहासरा हुआ था रेंजर्स की जानिब से डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के घर का, उस पर हम डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की वाइफ से भी बात करेंगे जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक्सप्लेन करें ज़रा, बताएं कि हुआ क्या था कल। कल ये हुआ था कि मैं अपने रूम में थी, नमाज़ पढ़ी थी, तो बस आधी नमाज थी तो मेरी जो की छोटी सिस्टर हैं उन्होंने नॉक की, कहने कि रेंजर्स घर में आ गई है बिल्कुल ना। तो मैं बिल्कुल परेशान होकर बाहर निकली, हम लोग सब डर गए एकदम अचानक सुन के ना, और वो तो बहुत रो रही थी, मेरी जो वो है नंद है सिस्टर इन लॉ,
तो फिर हम लोग इनके पास गए, इनको मालूम नहीं था उस वक्त तक कि रेंजर्स आ गई है। हमने इनको बताया, हमने कहा रेंजर्स आ गई है इस तरह से, तो फिर ये थोड़े परेशान हुए, लेकिन ये सरप्राइज़ ज़्यादा हो गया एकदम विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन कैसे रेंजर्स आ गई ना। तो उन्होंने ट्राई किया कि इधर उधर कॉल करें, और उस वक्त गेट बंद था हमारा, लेकिन वो इतनी ज़ोर ज़ोर से नॉक, और वो अपनी राइफ़ल से इतनी ज़ोर ज़ोर से वो कर रहे थे, नॉक कर रहे थे गेट पर, और कोई ब्लॉक भी था उनके पास ना। तो हमारे यहाँ जो काम करते हैं वो उस वक्त थे घर पे, और उनको समझ नहीं आई कौन है, वो समझे कोई नॉक कर रहे हैं। उन्होंने जाके गेट खोल दिया, तो जब गेट खोला तो वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल अंदर नहीं आए थे, लेकिन गेट पे ही थे, 4 लोग थे वहाँ पे। तो फिर हम लोग ज़्यादा परेशान हो गए थे कि बार बार उनको लोग, गेट ओपन था तो भी नॉक किए जा रहे थे। तो उस वक्त फिर ये हुआ कि मैं गई, ये बहुत परेशान, मैं कहा मैं जाती हूँ, मैं बात करती हूँ, पूछती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग क्यों आए हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है आपके पास, और किस पर्पज़ से आप लोग आए हैं। तो उन्होंने कहा हाँ डॉक्यूमेंट्स भी है, कोई मर्द हैं घर में तो उनको भेजें। मैंने कहा जी हैं, मेरे हस्बैंड हैं। मैंने कहा नहीं बताया, लेकिन मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड हैं, मैं भेजती हूँ। फिर मैं ऊपर आ गई, उसके बाद वो बार बार वो नॉकिंग हो रही। तो मैंने उनको कहा आप सब्र करें, तो कह रहे थे कि हम बहुत देर से हमने सब्र कर लिया, 1.5 घंटे से। किसी शख्स की तलाश में आए हैं नहीं, या कोई कुछ भी खास मुझे नहीं बताया, शख्स को जो है लेने आए? नहीं कुछ भी नहीं, कह बस कोई मर्द हैं तो आप भेजें। तो मैंने कहा आप सब्र करें। तो उन्होंने तो कहा आपको हम क्या लग रहा था कि उस वक्त डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के हवाले से आए हैं? हम लोग तो ज़ाहिर है यही समझ रहे थे, हम लोग सब डर गए थे, और ज़ाहिर है रो भी रहे थे, परेशान भी थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत दे दी थी उनसे बात करने की। तो उनसे बात कर रहे थे, तो हमने ये कहा कि आप दिखाएं डॉक्यूमेंट्स। तो कह रहे हैं कि मर्द अगर हैं तो हम उन्हीं को डॉक्यूमेंट्स देंगे, और हमारे पास हैं डॉक्यूमेंट्स सारे ना। तो छोटी सिस्टर है, उन्होंने भी जाके ज़रा बात करी उनसे, फिर उसने गेट बंद किया। तो कहने लगे हम गेट तोड़ के भी अंदर आ सकते हैं। तो अब तसल्ली हो गई आपको कि वो जो है डॉक्टर साहब के लिए नहीं आए थे और किसी और को यहाँ से जी किसी और के लिए आए थे। लेकिन ये तो इतना गलत तरीका है ना, जब डीजी रेंजर से इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ है, तो एक फ़ोन कर देते, कॉल एक तो होती है कि भाई हम इस तरह से भेज रहे हैं और आप बात कर लीजिएगा। तो यही होता है, देखे ना, फिर पूरे पीआईबी को इस तरह करना, और सब लोग डर गए, बेचारी लेडीज़, इधर गेस्ट आए हुए थे, वो उन लोगों को रोका कि आप कहाँ जा रहे हैं, उनके घर पे इनको रोका। यहीं पे थी घर में वो जी 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 अम्मी की तो बहुत तबीयत ख़राब थी, अम्मी तो इतना रोने लगी, परेशान हो गई। शी इज़ 85 ईयर्स ओल्ड। अब आप सोचें ना, और बिल्कुल बेचारी बीमार भी रहती हैं, और बहुत उनकी हालत ख़राब हुई है अम्मी की। तो अब आप देखें, अगर अल्लाह ना करे अम्मी को कुछ होता, हार्ट पे कुछ होता, तो फिर कौन जिम्मेदार होता? अल्लाह का शुक्र है क्लियर हो गई कि वो डॉक्टर साहब के लिए नहीं आए। नहीं, इनके लिए नहीं आए थे, हम लोग रिलैक्स। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं, परेशानी कम हुई है, लेकिन ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। और मैंने डीजी रेंजर जब फारूक बात कर रहे थे, तो मैंने भी ये कहा कि कभी ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये कि इस तरह से नहीं होना चाहिए कभी भी ना। ठीक है, तो परेशानी कम हो गई है, और मैं परेशानी आपकी थोड़ी सी और कम करने के लिए एक लाइटर नोट पे आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। जी जी जी। इनके जो मुखालफिन है डॉक्टर साहब के, जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब, जैसे अफाक अहमद साहब, वो कहते हैं कि बड़े मासूम है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। आपने भी सुना होगा, ये बात सही कहते हैं? आप तो इनके साथ रहती हैं, तो ये है मासूम या नहीं है? जी जी, मासूम, इनोसेंट उसमें मतलब हैं तो मासूम, आपको तो पता है, सबको पता है किसी उसमें नहीं है। मतलब जब मैंने इनसे पहले कहा था कि ये सवाल मैं पूछूंगा आपकी वाइफ से, कह रहे हैं सबसे पूछ लेना, उनसे नहीं पूछना, गलत जवाब मिलेगा। नहीं लेकिन देखिए सही जवाब दे रही नहीं नहीं, है तो इनोसेंट, जाहिर है किसी करप्शन में नहीं, किसी उसमें नहीं है, माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है, क्लीन है बिल्कुल ना। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। एक ब्रेक लेना है डॉक्टर साहब, इसके बाद जो हड़ताल हुई, जो स्ट्राइक हुई, एहतजाज किया आप लोगों ने, उस पर भी बात करेंगे, और ख़याबान शहर पे भी हम बात करेंगे, बड़े अच्छे लफ्ज़ों में वो तो आपको याद करते हैं। एक ब्रेक के बाद डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से मजीद बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपके घर का मुहासरा हुआ, उसके बाद आपकी पार्टी ने जो है एहतजाज की कॉल दी, स्ट्राइक की कॉल दी, और ये बड़े अरसे बाद हमने देखा था, जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है आप लोग स्ट्राइक नहीं किया, आपने इस तरह किया। आपने एक दफ़ा कोशिश की थी कि कारोबार बंद रहेंगे, रेंजर्स का जो है फिर स्टेटमेंट आ गया कि कोई दुकानें बंद नहीं रखेगा, वो फिर आप लोगों ने कॉल ऑफ कर दी। तो ये पहला मौका था, और हमने देखा कि स्ट्राइक तो आपने की, लेकिन वो कामयाबी नहीं नजर आई। मतलब ये एक पैमाना बन गया ना, देखने का एक बैरोमीटर है कि कितना शहर बंद रहता है। ज्यादा शहर बंद होगा तो इसका मतलब एमक्यूएम की मकबूलियत और खौफ अभी भी है। लेकिन हमने देखा, हमने बुध के रोज के मार्केटें खुली थी ज्यादातर। देखें, आज हमने कारोबार बंद रखने की अपील की, ट्रांसपोर्ट बंद रखने की अपील की, ठीक है ना। अब ये सबका अपना तबसरा और तज्जिया है, और जो गैर जानिबदार लोगों का है, मैं समझता हूँ कि मैं उसको मानता हूँ, और मैं इस बात का इतराफ़ करता हूँ कि हमें कामयाबी नहीं हुई। हड़ताल जुज़वी तौर पर कामयाब रही, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ। लेकिन एक बात तो तय हो गई ना कि हमने कहीं कोई गोली चलने का वाक़या नहीं हुआ, कोई फायर नहीं हुआ, और ये सब ने कह दिया कि हाँ
अब खौफ व हिरास कम अज़ कम MQM का नहीं रहा, ये बात तो मान ली। देखिए कोई एक चीज़ तो मेरी, तो आप फिर मेरी पीठ इस बात में तो मैं कर रहा हूं, लेकिन आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पहले आप लोग गोली चलाते थे, बस जलाते थे, तो आपकी हड़ताल कामयाब होती थी। आज आपने गोली नहीं चलाई तो हड़ताल नाकाम हो गई आपकी। मैंने ये नहीं कहा, मैंने बिल्कुल, मतलब तो यही हुआ ना, कंक्लूजन तो यही हुआ ना डॉक्टर साहब। मसला है मेरा मसला तो यही है कि आप मेरी बात को समझे नहीं। मैंने कहा मैं आपकी बात मानते हुए कह रहा हूँ कि अगर मैं जो है वो जबर के ज़रिए और ताकत के ज़रिए करता था तो कम अज़ कम आपकी दानिश में और आपके मुताबिक तो कम अज़ कम आपने कल ये माहौल ही समा नहीं देखा। अच्छा, इसका मतलब हमने लोगों से अपील की जी। अब मेरे लिए अगर 10% लोगों ने भी, और मेरा असेसमेंट है कि 25% कराची में मार्केटें बंद थी, मेरा असेसमेंट है, मैं भी निकला था सुबह, ठीक है, ये आपका असेसमेंट है, लेकिन 2 घंटे के अंदर अंदर उसमें से 15% और दुकानें खुल गई। तो अगर मैंने ज़बरदस्ती बंद नहीं कराई तो किसी ने ज़बरदस्ती खुलवाई क्यों है? फिर सब ज़बरदस्ती बंद तो करवा सकते हैं ना, आप कोई बैठा हुआ है काउंटर पे, आपने आके उसको जो है कहा बंद करो, लेकिन एक शख्स घर पे बैठा हुआ है तो उसको आप ज़बरदस्ती कैसे खुलवाएंगे कि दुकान खोलो? घर से पकड़ के लाएंगे उसको दुकान? खामोशी से जाके कराची की 500 मार्केटों का सर्वे कर लीजिएगा, ये देखिएगा हमारे ऐलान के बाद रात से एक मशीनरी हरकत में आती है, मुख्तलिफ अंजुमनों उनके अहदेदारों को मार्केट के फ़ोन जाते हैं और फिर मीडिया को भी इंगेज किया जाता है। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक जो है वो मीडिया में भी मुसलसल मुस्तकिल टिकर चलते हैं कि कोई हड़ताल नहीं होगी, हड़ताल को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ये कौन पार्टी बनकर, फरीक बनकर ये सब कुछ कर रहा है? तो ये तो पॉलिसी तो सामने ही है ना कि हम स्ट्राइक नहीं होने देंगे और कारोबार खुला रखेगा, कराची के वो हालात नहीं रहेंगे। ये पॉलिसी तो स्टेटेड पॉलिसी है। ये हुकूमत या कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा ये पॉलिसी नहीं दे सकता कि नहीं होने देंगे। इसका मतलब है कि आप ज़बरदस्ती नहीं होने देंगे, आप ये कह रहे हैं। कराची के जो हालात हमने देखे हैं सर, जब हड़तालों में बसें जलना, दुकानें बंद होना, लोगों का मरना, ये चीजें तो होती रही हैं, इससे तो हमने जान छुड़ानी है ना। लेकिन उसके लिए अगर हुकूमत की स्टेटेड पॉलिसी है कि हड़ताल नहीं होने देंगे, अगर वो चीज़ नहीं हुई है जी, और लोग रज़ाकाराना जितने भी लोगों ने बंद रखी, फिर उनसे खुलवाने की ज़बरदस्ती। रज़ाकाराना तो आप खुद कह रहे हैं ना कि 10 से 25% का भी जो है, मैं कह रहा हूँ 1% चले, मान ले, ठीक है। लेकिन ये है क्या, ये अनपॉपुलैरिटी है आपकी, या अब आप गोली चला के या बस जला के नहीं बंद करते इसलिए लोगों ने बंद नहीं किया? वजह क्या है? देखें, क्योंकि पहले तो स्ट्राइक में 90%, 80% कराची बंद होता था। मेरी बात सुने, पहले जब मेरी किसी कॉल पर लोग बड़ा रिस्पांस देते थे तब भी मैं अपनी औकात को नहीं भूलता था, क्योंकि मेरे लिए जो यार्ड स्टिक और पैमाना है वो इंतखाबात हैं और बैलेट हैं। अगर बुलेट से किसी ने कोई क्रिएट की ऐसी फिज़ा, हम कल भी उसके मुखालिफ थे, हम आज भी उसके मुखालिफ हैं और आइंदा भी हैं, और हमने ये पार्टी के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन पैदा की है। लार्जर पिक्चर आप देखना, कराची की बेहतर हो रही है। पहले आप भी कहते थे, आप खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ हम थोड़ा सा बदमाशी करके दुकानें बंद कराते थे, ऐसा होता था। बिल्कुल नहीं कहा, ट्रांसफॉर्मेशन मेरे मुंह में अपने लफ्ज ना डालें। ट्रांसफॉर्मेशन किसी चीज से तो हुई ना। ट्रांसफॉर्मेशन है कि हड़ताल नहीं, कॉल ही नहीं देनी। अच्छा ठीक है, हमें ज़बरदस्ती क्यों बंद कराना, या हम वैसे ही क्यों? हम सवाल को आप मेरे तजिए में ले लें कि पहले ये होता था और अब ये नहीं होता है, तो आपने भी कुछ अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, कुछ रेंजर्स ने भी अच्छा काम किया है, तो ओवरऑल कराची के लिए तो बेहतर हुआ है ना कि रोजाना की हड़तालें नहीं होती। अब हमने रेंजर्स के कहने से या उनके ऑपरेशन से नहीं किया है, ये भी मैं क्लियर कर दूं, तो ये भी एक मामला। दूसरे पैमाने पे आ जाते हैं जो आपने कहा कि बैलेट बॉक्स, लोग कितना वोट देते हैं। अभी जितने भी इलेक्शन में, बाई इलेक्शन MQM जीती है, कोई इसमें शक नहीं है, खासतौर पे वो PTI वाला जिसकी हाइप ज़्यादा बढ़ गई थी, अजीज़ाबाद का इलेक्शन। आप लोग फिर बल्दियाती इलेक्शन में भी बड़े कन्विंसिंगली जीते हैं, लोग शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कह रहे थे PTI भी जीतेगी और दूसरी पार्टीज भी ले जाएंगे, आप लोग जीते हैं, कोई शक नहीं है। अभी ये जो 2 इलेक्शन हुए हैं, एक आपके PIB कॉलोनी वाला और दूसरा अजीज़ाबाद वाला, PS 106 और PS 117, उस दिन इलेक्शन के दिन हमने देखा टर्नआउट बड़ा कम था। जीते आप लोग लेकिन टर्नआउट बहुत कम था, और मैंने उस दिन मुस्तफ़ा कमाल साहब का इंटरव्यू किया, उनसे मैंने पूछा कि आप लोगों ने क्यों नहीं कॉन्टेस्ट किया, तो उन्होंने कहा हम करेंगे, वक्त आएगा। लेकिन आज जो लो टर्नआउट है वो इस बात का सबूत है कि लोग हमारी बात मान गए हैं। जो वोटर नहीं निकला वो हमारा वोटर है, हम अगले इलेक्शंस में ये दिखाएंगे। ये तो मैं समझता हूँ कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कि अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो इन्हीं इलेक्शन में हिस्सा लेना था ना, क्योंकि इसी इलाके के तो MP हमारे आपकी तरफ गए, तो इससे तो बेहतर वो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, ये एक अच्छी बात की उन्होंने, मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ कि जब MQM को छोड़ के गए। मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, आपकी अखलाकी जीत हो जाती, इस्टेब्लिश हो जाती कि आपने सही इस्तीफ़ा दिया। अगर आप इसी इलेक्शन में आके, जबकि अमन भी कायम हो गया है,
अब MQM का कोई जो एक तासुर था, एक जो रियलिटी नहीं थी, वो तासुर भी ख़त्म हो गया और हकीकत सामने आ गई कि ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि नई पार्टी है, अभी हमें थोड़ा सा वक्त दें, स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, बाद में इलेक्शन लड़ेंगे हम। अगर डॉक्टर सगीर इलेक्शन लड़ते, नई पार्टी नहीं है, 2 मरतबा इलेक्शन जीत चुके थे, वही आ जाते। उन्होंने इस्तीफा दिया था ना। देखिए कन्विंसिंग बात तो यही है कि अगर आप किसी एक पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं तो आप दूसरी पार्टी में, तो आप इलेक्शन लड़ते। अच्छा पार्टी की बात, आपके ख्याल में क्यों नहीं लड़ा उन्होंने? खौफ था, डर, हार का खौफ था? हार का खौफ, 100% हार का खौफ। ये जो वोटर घर पे बैठा उनका नहीं है वो? देखिए ये तो कोई भी क्लेम कर ले कि जो वोटर घर पे बैठे हैं वो सारे मेरे। PTI ने भी तो इसी तरह अपनी वो शुरू की थी कि जो घर पे बैठे हों, कितना वोटर्स टर्नआउट बढ़ा। पहले 50% था, थोड़ा सा 55 हो गया, लेकिन फिर भी वोट उन्होंने किसी और के निकाले हैं। इस वक्त अगर आप कह रहे हैं ख़याबान शहर में जो लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर एक पूरी साजिश तय की गई है, बनाई गई है और आपको डैमेज करने के लिए, तो ये मेरे ख्याल से मोटिवेशन काफ़ी होनी चाहिए थी आपके लोगों के लिए कि अजीज़ाबाद जो कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का घर है, जहाँ 90 है, वहाँ से निकलें, PIB से निकलें जो कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का इलाका है, वहाँ से निकलें। ये मोटिवेशन काफ़ी होनी चाहिए थी कि हमने जवाब देना है PSP को, ख़याबान शहर वालों को, डॉक्टर सगीर को और इफ्तिखार आलम को। ये मोटिवेशन इससे बड़ी क्या हो सकती है? पाकिस्तान की तारीख निकाल लें कि गर्मा गर्मी होगी इलेक्शन में तो वोट डलेंगे। गर्मा गर्मी तो आप खुद कह रहे हैं, ख़याबान शहर में जब से वो एक्टिव है गर्मा गर्मी तो है। इलेक्शन में गर्मा गर्मी। अच्छा अगर मेरे वोट सुन लीजिए, 17-18 हज़ार पड़े मुझे, 18 हज़ार, विच इज़ 12 to 15% ऑफ द टोटल वोटर्स, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि मेरा वोट श्रिंक होके मुझे 18 हज़ार की जगह मिलने चाहिए थे 60 हज़ार, 3 गुना कम हो गया, मानता हूँ मैं जी, ठीक है। मतलब टर्न आउट तो 10% भी नहीं रहा। नहीं, एक जगह पे 12% है और एक जगह पे 9% है जी, ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो मेरे मुखालिफ जितने भी थे उन्होंने भी तो मेन इलेक्शन में कुछ वोट लिए थे। अगर मेरे 3 गुना कम हुए, उनके तो 20 गुना कम हुए। उनकी तो जमानतें जब्त हुई हैं इसमें। नहीं, जमानतों से भी ज़्यादा जब्त हुआ है और क्या, 1000 तक भी नहीं पहुँचे वो। मेरा कहने का मकसद ये है, मेरा जो असल टेस्ट था ना वो था अप्रैल 2015 का NA 246 का इलेक्शन, वो था। और उसमें अगर 1 लाख लोग निकले हैं और किस तरह की औरतें व्हील चेयर पर, यानी किडनी फेलियर के मरीज़, क्योंकि वो ये बड़ा अच्छा याद दिलाया आपने। मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात याद आ गई मुझे इससे, जो मेरे इंटरव्यू में उन्होंने की थी। उन्होंने इस इलेक्शन का हवाला दिया कि लाखों लोग निकले थे, 25,000 उनको पड़ा, लाख आपको पड़ा। अब देखें जब से हम आए अपना मैसेज लेके, वोटर खामोशी से घर पे बैठ गया है। देखें ये बड़ी आसान सियासत है इस तरह की क्लेम कर देना, बगैर मेहनत किए घर पे बैठे आपको खुद ही रिजल्ट मिल गया और आप कह रहे हैं कि वो मेरी वजह से हुआ है। देखिए यानी चाय के कप में और जो होंठ है उसके बीच में अभी बहुत खम बाकी है। इतना बड़ा दावा किया, आज नोट कर लें, जब कंटेस्ट होगा ये इंशाल्लाह मैदान में होंगे, सही, फिर उसके बाद देख लीजिएगा। चले, आपने भी एक बड़ा क्लेम किया है, वो भी हम देख लेंगे, वो मैंने रखा हुआ है संभाल के। आपने कहा है कि अगले इलेक्शन में CM हमारा होगा। ये तो बाय इलेक्शन नेट प्रैक्टिस है। अगर सेंसस हो जाए, सही सेंसस हो जाए, देखिए मेरी बातों को क्वालिफाई जरूर क्या करें, कहा क्या है पूरी बात, वो आधी आयत पढ़ के मतलब निकालिए ये ना करें। ठीक है चलें, तो आपने कहा है कि सेंसस हो जाए, हाँ, तो अगले इलेक्शन में ये CM हमारा होगा। तो ये और ये सारे बाय इलेक्शन नेट प्रैक्टिस ये नहीं कि वो जो आए हैं वो 4 दिन की पार्टी, ऐसा नहीं है। एक शख्स जो 5 साल तक कराची का मेयर रहा हो, ठीक है ना, बिला शिरकत खैरे का इख्तियार रखता हो और खिदमत की हो दिन रात, ठीक है, मैं कह रहा हूँ खिदमत की हो, हाँ, और उसके ऊपर कोई एलिगेशन भी ना हो, लोगों को उसके लिए अच्छा, वो सुन के खुश होंगे, वो इतनी तारीफ करते हैं आपको, मासूम वो मेरी करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ जी। कराची के लोगों को बाग़े जिना में जाना चाहिए था एक रिस्पेक्ट देने के लिए। आपने 5 लेकिन वो रिस्पेक्ट आपने अल्ताफ भाई की छतर छाया में दी थी ना, तो लोग आपकी वो मुतमईन है अपने। लेकिन आप कहते हैं कि कम लोग थे वहाँ, मैंने पहले जब इंटरव्यू किया था। आपका एक ब्रेक ले लूँ सर? नहीं, जिस तरह मेरी हड़ताल पे आपने इंडिपेंडेंट तबसरे आपने लिए हैं, सही, उनके जलसे पे भी उसी तरह ले लें, तो उनके जलसे ने उनकी हकीकत साबित कर दी और चले मेरी हड़ताल ने मेरी कर दी। डॉक्टर साहब मुझे एक ब्रेक लेना है, उस ब्रेक के बाद बड़े अहम इशू पे बात करेंगे। पानी का क्राइसिस है कराची में, हर साल होता है, खासतौर पे गर्मियों में, रमज़ान के महीने में जो है ये क्राइसिस जो है शिद्दत पकड़ लेता है। इस पर ज़रा बात करेंगे, क्या करेगी सिंध हुकूमत। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आप लोगों ने एहतजाज किया पानी के हवाले से और आप लोगों को कहा कि 7 दिन में ये मामला हम हल करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ। उसमें केस भी आपके ऊपर हो गया, आपके ऊपर, आपके साथियों के ऊपर, कि आपने मुहासरा किया हुआ था।
ये बताइए, ये मसला हल हो जाएगा 7 दिन में? इतना संगीन मसला है, इतना पुराना मसला है, और मेरे ही प्रोग्राम में 2 रोज़ पहले शैला रज़ा साहिबा ने कहा, डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असेंबली की, कि ये तो हमने लॉलीपॉप दे के जो है उनका एहतजाज ख़त्म करवाया है। देखिए, अगर एक सिविलियन जमहूरी हुकूमत की डिप्टी स्पीकर अगर इस तरह का बयान दे जो कि उनकी पार्टी के माइंड सेट का आईनादार है या उसका अक्कास है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह की गवर्नेंस जो है वो सिंध में कायम है। ये बात टीवी पे कहने से पहले ही आपको तो अंदाजा हो जाना चाहिए था कि इतना बड़ा मसला है, 7 दिन में कैसे हल होगा। तो ये लॉलीपॉप तो आपको उसी वक्त नजर आ जानी चाहिए थी। ठीक है, उन्होंने 22 करोड़ रुपए रिलीज किए इस काम के लिए, लेकिन फिर भी 7 दिन में ये पानी का मसला हल तो नहीं हो सकता कराची में। देखिए, 7 दिन में अगर हमारी मदद और मावनत ले, कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है और रॉकेट साइंस भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं हल करना, तो हम कम से कम वो नकाइस जो टेक्निकली वहाँ पर हैं जी, वो वेस्टेड इंटरेस्ट जो ऑपरेट कर रहा है और पानी को वाकई में कराची में वाइट गोल्ड बनाकर बेच रहा है, सही, और माफियाज ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें कुछ बेहतरी आ जाएगी आप समझ? बिल्कुल आ सकती है तो बेहतरी। ये तो फिर पीटीआई वाले जो इल्जाम लगा रहे थे कि जैसे कोई खुद पानी रोक के खुद एहतजाज कर रहे हैं, तो ये वो वाली बात तो नहीं हो जाएगी? फिर आप कह रहे हैं कि हमारी मामले दें तो हम मसला हल कर देंगे। तो फिर आप और आपकी तरह के 3-4 न्यूट्रल लोगों को बिठा दें सीएम हाउस में, हमारे 4 एमपीए बिठा दें और उनकी निगरानी दे दें कि भाई क्या करना है। 180 वालमैन हैं, पंपिंग स्टेशन है, उन पर 3 शिफ्टों में 540 लोग चाहिए। उन 540 लोगों की निगरानी के लिए आपको 10 या 20 टीमें चाहिए जो उनकी निगरानी करें। कितनी चूड़ियाँ खोलनी है, कौन सा पंपिंग स्टेशन कब खोलना है, और ग्रेजुअली उसको कंप्यूटराइज कर लें ताकि मसला कंप्यूटर और ये ऑटोमेटेड सिस्टम हो जाए। सही, यही होता है ना कि एक इलाके के लोग ज़्यादा जोर लगा देते हैं, कोई वॉलमैन पैसे लेके ज़्यादा चूड़ी खोल लेता है। ये सारी चीज़ें एक इंसान के बस की बात नहीं है। एक वज़ीर जाम खान शोरों नहीं कर सकता, उसके पास एक टीम चाहिए। इस शहर में ना तो हुकूमत कचरा उठा सकती है, ना गटर के ढक्कन लगा सकती है, ना पानी का मसला हल कर सकती है। ये बातें हमारे सामने है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इज्जत बचाने तो के लिए क्या अपनी अवाम को इज्जत बताएं कि कोई है वाकई उम्मीद के पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा? अपनी इज्जत बचाने के लिए आप ही का नाम होगा अगर हम आपको सपोर्ट करेंगे कि मसला आपने हल किया, हम आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन ये मसला क्रिएट करने के पीछे आप नहीं है। देखिए, मसला क्रिएट करने के पीछे सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि हमारे ऊपर जितनी हमारे लोगों की अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब है, जितनी उनकी कड़ी नज़र हमारे ऊपर है, आम लोग सर्वे में बता देंगे। आप मेरी एक बल्दिया टाउन की रिजर्व सीट की एमपी है, उससे पूछ लें, शाजिया फारूक से, जो एक शहीद की बेवा है। अच्छा, उससे आप पूछ लें और कि वो बता देगी आपको कि कहाँ पर गैर कानूनी कनेक्शंस हैं, और वो गैर कानूनी कनेक्शंस आप ख़त्म करें। अगर नहीं भी करते फिर भी मैं आपको हम बताता हूँ कि यहाँ से आप वॉल को सही करें, ऑपरेट करें। आप न्यूट्रल लोगों को लगा दें, रेंजर्स को आप लगा दें, उनके हवाले कर दें सिस्टम, वो आ जाए पूरी पानी की। कुछ बेहतरी हो सकती है K4 तक, क्योंकि K4 तो पता नहीं कब बनेगा, 2013 में बन जाना चाहिए था। देखिए, ये K4 की आड़ में एक मंसूबा 65 MGD का है, जो कि एक वस्त मुद्दती है, वो तो चले लॉन्ग टर्म हो गया ना। उसको अगर कर दें 6 अरब रुपए का, इन्होंने वो 6 अरब रुपए ज़ाया किए, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगाए और 6 अरब की कीमत से वो 10 मिलियन गैलन पानी लाए, जबकि वही 6 अरब पिपरी से एक लाइन डालते तो 65 MGD पानी आता। ये सारे मंसूबे बने, हमें पता है पंपिंग स्टेशनों की तजदीद और बहाली करनी है, ठीक है, उनको थोड़ा सा बेहतर बनाना है। आपने उस दिन जब पानी का मसला हुआ था, आप लोग एहतजाज कर रहे थे, तो आपने एक शेर भी पढ़ा था ना, पानी के आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, 4 दिन से मैंने मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो, लेकिन माशाल्लाह फ्रेश लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा 4 दिन से मुंह नहीं धोया आपने। देखें, ये सारी चीज़ें अलामती होती हैं। अगर मैं किसी तरीके से एक टैंकर से पानी ले लेता हूँ या मिल जाता है, और आज आपके प्रोग्राम के लिए मैं थोड़ा फ्रेश होके आ गया, तो इससे आप पूरे कराची को ये आप कहेंगे कि ये पूरी देख सही पकी है। एक चावल मैं तो खाली उस शेर की तारीफ कर रहा था क्योंकि वो अच्छा टाइमली था बिल्कुल। तो कहने देखिए, बात ये है कि अगर पानी मांगना जुर्म हो और उसमें 1 हफ्ते का वादा भी हो, मज़ाकरात भी हो और ऊपर से केस भी हो, तो क्या मसला हल होगा? वो तो मुझे पता नहीं हल होगा। एक आखिरी सवाल की तरफ आते हैं, और ये भी एक बड़ा बुनियादी और ये कितना गैर सियासी, कितना गैर जमहूरी अमल है। ये आमरियत आमराना सोच है वज़ीर आला की, मुंतखमाना सोच है। ये हमें विक्टिमाइज करने के लिए कि ये यहाँ तक पहुँचे कैसे, कैसे गए।
और ये उन्हें मुजाहरा ही हजम नहीं हुआ। अगर ऐसा है नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी इसी हफ्ते बिलावल भुट्टो ने पंजाब के हवाले से जो बजट पे बात की है कि पंजाबिस्तान बनाया जा रहा है और 1 यूनिट को जो है तोड़ा जा रहा है, तो ये मेरे ख्याल से अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही इम्तियाजी सलूक हो रहा है। तो देखें, हमने तो उनको चैलेंज नहीं किया कि आपके साथ नहीं हो रहा, हम तो उनके उस मुकदमे में उनके साथ खड़े हैं जो सिंध के साथ जाती है। लेकिन फिर उनको भी ये नहीं करना चाहिए, सुनना चाहिए। एक बड़ा अहम इशू था कराची का कि कराची में फितरा ज़बरदस्ती भी लिया जाता है, खालें ज़बरदस्ती छीनी जाती हैं। अभी रमज़ान का महीना है जिसमें फितरा जमा होता है, और ये इल्ज़ाम भी आपकी जमात पे ही लगाया जाता था। अब पोस्टर्स लगे हुए हैं, जगह जगह बैनर्स लगे हुए हैं कि जो लोग आपको लगता है कि दहशतगर्दी में मुलविस हो उनको फितरा ना दें। ये किसके लिए है मैसेज? देखें, NA 246 के इलेक्शन से पहले भी बैनर लगे थे। एक तरफ ये था कि करप्शन का खात्मा किया जाए और जराइम का खात्मा किया जाए। अब ये किन किन पार्टियों के लिए सिंबलाइज करता है मुझे नहीं पता, इसका फ़ायदा किस पार्टी को हो रहा था। मेरे ख्याल में ये आप सारी चीज़ें समझते हैं कि किसके लिए स्पेस क्रिएट। हमने तो कहा था कि ऐसा महसूस होता है कि NA 246 में ये तो शायद आखिरी वोटर को मुतहर्रिक करने के लिए आपने ये सारे स्लोगन्स किए हो ना। देखें, मैं तो आज भी यही कहूँगा, भले आप जो भी समझे, मुझे तो अपने लोगों को मैसेज देना वो समझते हैं, और वो इतने सियाने हैं कि उन्होंने जब देखा कि ये ख़याबान शहर में लोग आ गए तो उन्हें इलेक्शन में वो आए ना आए, लेकिन जो मेरा 32वां यौम तासीस था जो फौरी 3 मार्च के बाद हुआ था, 5 गुना ज़्यादा लोग थे पिछले साल के मुकाबले। लेकिन ये फितरे का जो मैंने आपसे सर सवाल इसलिए किया क्योंकि अब ये इल्ज़ाम पिछले 1-2 साल से हम सुन रहे हैं, आप पे लग भी नहीं रहा और कम हो रहा है। लोग वो शिकायत नहीं करते कि हाँ फितरा हमसे छीना जा रहा है, इसका मतलब रेंजर्स ने काम किया है। फिर देखें, बिलाखिर ये फैसले तो लोग करेंगे ना कि वो किसको फितरा और ज़कात देना चाहते हैं। अगर आपकी बात सही भी, मैं तो कह रहा हूँ ना कि हड़ताल में भी चले, आपकी बात मैं मान लेता हूँ, तो आप तो ज़बरदस्ती फ़ोन करके ना कहें कि ख़बरदार जो KKF वालों को दिया। आप या तो साबित करें, KKF को कलअदम करें, उसके ऑथराइज लेटर पर लोग मजाज हैं ज़कात लेने के, जहाँ वॉलंटियर ये भी नहीं होना चाहिए और हो रहा है, ज़बरदस्ती भी नहीं होना चाहिए। हो रहा है। बिजनेस कम्युनिटी बहुत खौफज़दा है कराची में, और मैं अपने 30 साल के सियासी तजुर्बे के बाद मैं किसी को ज़बरदस्ती मैलाइन नहीं करूँगा। इदारों की साख शहजाद इकबाल दाव पर लग रही। जनरल राइड शरीफ को आज जो कल हमने प्रेस ब्रीफिंग की थी प्रेस क्लब पे, वो और जो बात मैं आज कह रहा हूँ उसको सुनना चाहिए। जो कोर कमांडर साहब है, हमें वक्त देना चाहिए जनरल नवीद मुख्तार साहब को, ठीक है, चीफ ऑफ द आर्मी साहब जनरल राइड शरीफ को टाइम दें, हमारी बात को सुने कि स्ट्रेटेजिकली क्या मसला है। ठीक है, कि कोई भी खराबी कराची में है उसको हमारे साथ ही जोड़ा जाता है। तो आप समझते हैं कि मिल बैठ के उनको कम से कम आपकी बात सुननी चाहिए, और इसमें निगरान कमेटी होनी चाहिए, कोई वॉच डॉग तो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और ये मुतालबा आपका दुरुस्त भी था, बल्कि खुद ही कहा था कि जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था कि वॉच डॉग होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये हम शिकायत वफाक से भी करते रहते हैं, सूबाई हुकूमत से भी करते रहते हैं। फारूक सत्तार साहब, वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, थैंक यू।